हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन, भारत की कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करते हैं, भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों यानी कि कैटल की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। यानी कि लगभग 1/3 गाय और बैल जो ना, इनकी संख्या किन ऐसे कौन से 3 राज्य में जहाँ पर पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन। भारत में निम्नलिखित में से किन जानवरों से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है? ऐसे कौन से जानवर हैं, ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनसे उच्च गुणवत्ता वाली क्या प्राप्त होती, ऊन आपको मिलती है? सो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश होते हैं, इनसे हाई क्वालिटी वाली ऊन आपको प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन निर्वाह कृषि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का उदाहरण है? तो इनमें से कौन एक जीवन निर्वाह कृषि का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, अगर आपसे पूछा जाता है तो इस कृषि को बोलते हैं हम स्थानांतरित कृषि। क्या हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि। आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, इसको कहते हैं शस्य सघनता। क्या बोलते हैं? ग्रॉस सघनता हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, ये आपसे बोला गया है। क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना, क्या इसका उद्देश्य है? बिल्कुल है। सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, ये भी है। जल का अपव्यय रोकने के लिए खेत स्तर पर ऑन फार्म या जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की हानि से किसानों का बचाव, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत है। इस योजना का ये उद्देश्य नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं ये इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी कौन सी? ऐसी कौन सी बकरी है, बकरी की वो नस्ल कौन सी है जो भारत में सबसे ज़्यादा क्या देती है? दूध देती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी जमुनापारी। कौन सा हो जाएगा? जमुनापारी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के सामने 7, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर वी कुरियन हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर वी कुरियन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर आपका भारत में श्वेत क्रांति का जनक इन्हें माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ हरित क्रांति, ठीक है ना, हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है विश्व स्तर में, वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। किसे मानते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी यानी कि शीत के मौसम की प्रमुख अनाज फसल है? देखिएगा, मौसम के आधार पर अगर भारत में फसलों का विभाजन करेंगे ना, तो ये 3 प्रकार की मिलती हैं, रबी, खरीफ, ठीक है ना, रबी हो गई, खरीफ हो गई, और जायद की हम बात करते हैं। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद। जो रबी होती है शीतकालीन होती है, खरीफ ग्रीष्मकालीन होती है, और शीत और ग्रीष्म के बीच का जो टाइम होता है उसे जायद बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अलसी तथा आलू इत्यादि होते हैं। अक्टूबर नवंबर में इनकी बुवाई होती है, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। पूछा जाता है कि बुवाई और कटाई। खरीफ की फसल बात करते हैं ना, तो ये जून और जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, तंबाकू, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और जायद फसल की बात करते हैं तो तरबूजा है, खरबूजा है,
ककड़ी है, खीरा, भिंडी, ये सारे के सारे कब होता है, जब ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों के बीच का टाइम होता है। मार्च अप्रैल का ही टाइम होता है जब इनको बोया जाता है और जून जुलाई में इनकी कटाई होती है। तो अब यहाँ पर आंसर आपसे बोला कि रबी की फसल कौन सी है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर हो जाएगा गेहूँ, ठीक है ना, गेहूँ आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र जो है किस किस के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा युग्म सुमेलित है या है। किन्नौर तो सुपारी, मेवात आम, कोरोमंडल सोयाबीन, तो ये कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने ध्यान रखना है, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना ही हम क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत की कृषि वर्ष किससे कब से कब तक को मानते हैं। तो 1 जुलाई से 30 जून तक का माना जाता है भारत का कृषि वर्ष। भारतीय कृषि मुख्यतः किस पर आधारित है, मॉनसून पर आधारित है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मॉनसून का जुआ भी कहते हैं, ठीक है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 55% जनसंख्या कृषि और इससे रिलेटेड गतिविधियों से जुड़ी हुई है। ये भी याद रखना है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रक फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ट्रक फार्मिंग के रेफरेंस में अगर हम बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखो, बाजारोन्मुखी फूल उत्पादन, सब्जियों के वाणिज्यिक, तो सब्जियों की जो कमर्शियल कल्टीवेशन होता है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। समानांतर फसल, पैरेलल क्रॉप्स का एक उदाहरण कौन सा है जो समानांतर चलती हैं। गेहूं और सरसों, है ना, ये क्या चलती हैं, समानांतर चलती हैं। जब आप गेहूं के खेत में जाते हैं तो वहाँ पे सरसों भी आपको देखने को मिलती है। मक्का भारत की स्वदेशी फसल नहीं है, इसे भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया गया था। तो इसको भारत में कौन लाए थे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी। ध्यान रखिएगा, इसे पुर्तगाली लेकर के आए थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में अशोधित रेजिन का मुख्य स्रोत है। अशोधित रेजिन का मुख्य स्रोत क्या है इंडिया के अंदर। चीड़ पाइन कौन होता है, चीड़ पाइन आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जल कृषि, ठीक है, जल कृषि हाइड्रोपोनिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि को हम हाइड्रोपोनिक्स यानी कि जल कृषि कहते हैं। स्टॉक फार्मिंग क्या है, ये कई बार पूछा गया है। स्टॉक फार्मिंग, स्टॉक फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो पशुओं का प्रजनन ही क्या होता है, स्टॉक फार्मिंग होता है। पूसा यशस्वी निम्नलिखित में से किसकी किस्म है या किसकी नस्ल है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। पूसा यशस्वी की बात करते हैं तो गेहूं की एक नई किस्म है ये पूसा यशस्वी। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे आप लोगों की क्रांतियाँ दी गई हैं, क्रांतिज को आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में जल्दी से कमेंट कीजिए, लाल क्रांति किससे संबंधित है। लाल क्रांति कमेंट कीजिएगा। तो लाल क्रांति तो टमाटर और मांस से संबंधित था, ठीक है ना, लाल क्रांति हो जाएगी इससे। बादामी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति की हम बात करते हैं, स्वर्ण या सुनहरी क्रांति से बोला जाता है, तो ये फल सब्जी उत्पादन यानी कि बागानी उद्यान कृषि से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन ए। और गोल क्रांति उत्पादन से। अब जब क्रांतियाँ यहाँ पर आई हैं, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से है। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन बागानी मैंने आपको बताया है, उद्यान हो जाएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन कृष्ण, ठीक है ना, कृष्ण या काली क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में निर्भरता आत्मनिर्भरता से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करते हैं, मत्स्य उत्पादन। गोल आलू से है, भूरी उर्वरक से है, पीली तिलहन उत्पादन से है। रजत अंडे से रिलेटेड है। इंद्रधनुष आपकी कृषि संबंधित समग्र क्रांति या इसी को नवीन कृषि नीति में आधारित है।
अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना है। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि वाली है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान हाई टेम्परेचर के साथ आर्द्र यानी कि ह्यूमिडिटी बनी रहती है और इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है। ठीक है ना, तो फसलों के लिए सबसे कौन सा यहाँ पे उत्तम है। सो ध्यान रखिएगा, धान और जूट के लिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, भारत के अंदर यानी कि हमारे देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत जी है ना, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब होती है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन बी। तो देखिएगा, भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था वो था गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 17 नवंबर का वो दिन था 1960 का, जब इसको इस्टेब्लिश किया जाता है पंतनगर उत्तराखंड के अंदर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है ना। लो प्रोडक्शंस का जो रीज़न है वो रीज़न आपसे पूछा गया है। आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, ये भी एक रीज़न है। जोत का छोटा आकार, बिल्कुल सही। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, तो कहीं ना कहीं जो तकनीक जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर आपका है रीज़न। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज क्या है इसके कारण है। भारत में सकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है। राजस्थान में। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, तो वो है आपका बोडा यानी कि लाम्बिया। अगला क्वेश्चन, हरित खेती में सन्निहित है, क्या सन्निहित है हरित खेती में। जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर तो होगा नहीं, बागवानी तो ये भी नहीं होगा। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ये आपका आंसर बनेगा सी, 24 का सी। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक मैंने आपको बताया था और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मन ई बोरलॉग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है, और भारत के अंदर एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एम एस रंधावा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है भाई 26, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका। तो हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध रहा है, डॉक्टर स्वामीनाथन का गहरा संबंध रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब अभी मैंने आपको क्रांतियाँ बताई हैं, अब आप जल्दी से आंसर दीजिएगा कौन सी सुमेलित नहीं है। देखिएगा, जो नीली क्रांति है वो मछली से, कुक्कुट से थोड़ी है, ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी आपका सुनहरी या स्वर्ण हो जाता है ना, सुनहरी या स्वर्ण आपको बताया था। उद्यान, सब्जी, फल या उत्पादन बागानी से रिलेटेड है, कृषि से संबंधित है। श्वेत दुग्ध से है, हरित कृषि यानी कि खाद्यान्न से संबंधित है। वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार कुल पशुधन लाइव स्टॉक है ना, लाइव स्टॉक के संदर्भ में भारत में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 19 के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा यूपी, राजस्थान, एमपी। ऐसे ही कुल फसल उत्पादन में राज्यों का स्थान 2020 और 21 के अकॉर्डिंग कुल खाद्यान्न में यूपी सबसे ऊपर, कुल दलहन में राजस्थान, कुल तिलहन में राजस्थान, कुल मोटे अनाज में राजस्थान। ठीक है ना, तो ये प्रथम नंबर पर रहे हैं। ऐसे ही कुल खाद्यान्न में द्वितीय नंबर पर एमपी, तीसरे नंबर पर पंजाब, कुल दलहन में राजस्थान पहला, महाराष्ट्र तीसरा, मध्य प्रदेश तीसरा। कुल तिलहन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। कुल मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। तो ये आपका फसल उत्पादन वाले राज्य हैं। अगला आता है काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है।
कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। किससे है? कच्चा तेल उत्पादन आ जाएगा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितीय समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। नेक्स्ट है नकदी फसल, कैश क्रॉप निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। कौन सी नहीं आती नकदी फसल में? 31 डी, गेहूं नहीं आता है। गन्ना, कपास, जूट नकदी फसल होती हैं। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वर्ष 2020-21 में कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की पुष्टि दृष्टि से सही है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा यूपी, एमपी और पंजाब। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? मही सुगंधा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सोनोरा 64। गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा जो विकसित की गई है वो है सोनोरा 64। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? करनाल बंट कई बार पूछी गई है भाई, ध्यान रखिएगा। ये एक बीमारी है किसकी? आंसर हो जाएगा डी, गेहूं की। अगला क्वेश्चन है मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? असिंचित परिस्थितियों के लिए। धान की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? धान की उत्पत्ति मानी जाती है। धान की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन धान की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ कौन सी हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 38 में ध्यान रखना है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम क्या है? कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को हम भारत के चावल का कटोरा एरिया कहते हैं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सरसों जो होता है ना वो किस में आती है? रबी की फसल में आती है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। नेक्स्ट भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर में करता है? सो प्रति हेक्टेयर में भाई पंजाब है हमारा। कौन सा है? पी फॉर पंजाब। अगला क्वेश्चन है गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि रीज़न क्या है? यदि पकने की अवधि में उसमें अगर पाला गिर जाता है, ओस गिर जाती है तो उसमें शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? चावल भैया, हर किसी को चावल चाहिए होते हैं। अगला है कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला है ना, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश। वरुणा प्रजाति किसकी है? वरुणा प्रजाति किसकी है? सरसों की। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे अधिक प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तेल के अंदर होता है, गर्म भी होता है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है वो कौन सा फसल का प्रकार है? तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो वो है आपकी दालें। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है। रेशियो क्या है? 48 का 1:2:2। ऑप्शन ए। निम्न भारतीय राज्यों में कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कर्नाटका। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिएगा अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई है वो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी वर्ष 1984 में, और उससे पहले ही भारत के अंदर पहला कृषि विश्वविद्यालय खुल जाता है 1960 में। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? ध्यान रखिएगा 70% से ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादन करता है वो है
यहाँ पर कर्नाटका में कहवा यानी कि कॉफ़ी के उत्पादन की शुरुआत बाबा बूदन की पहाड़ियों से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? रबर। तो रबर उत्पादक राज्य का हम बात करेंगे, सो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी। और यहीं पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, सुपारी और कॉफ़ी। कॉफ़ी तो मैंने बताया, साथ में सुपारी, इसका भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटका ही है। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा राज्य केरल होता है। केसर का बात करते हैं तो केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर का है। मसाला उत्पादन में केरल हमारा सबसे ऊपर रहता है ना। और इसके अलावा और कुछ चीज़ों में मैं बता दूं, जैसे हम बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति में जो प्रमुख क्षेत्र थे वो कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ क्षेत्र। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक जो लाभ है वो गेहूं की फसल व उसके बाद धान की फसल को मिला था। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो फसल होती है वो मूंगफली होती है। चाय की फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, इसलिए चाय की कृषि अधिक वर्षा वाले या पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। विश्व में उर्वरक उत्पादन और उपभोग में भारत तीसरे नंबर पर आता है। चीन एवं अमेरिका, चीन पहले पर आता है और अमेरिका दूसरे पर आता है। विश्व में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है, चीन पहले पर आता है। सर्वोच्च गुणवत्ता का जो कहवा कॉफ़ी होता है वो अमेरिका। अन्य किस्में रोबस्टा और लाइबेरिका यहीं पर ही आपको हाई क्वालिटी वाली मिलती हैं। कॉफ़ी अमेरिका में कौन सी हैं? जैसे कि रोबस्टा, अभी अरेबिका तो है ही, अरेबिका के बाद आती है रोबस्टा एंड लाइबेरिया, ये चीज़ें आती हैं। कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को हमने बोला था चावल का कटोरा कहते हैं, राइस बाउल कहते हैं। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा, चीनी का कटोरा, शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को कहाँ पे जो है नरमा कहते हैं? तो उत्तर पश्चिम में जो अमेरिकन कपास होती है ना लंबी रेशे वाली, उसे नरमा कहते हैं उत्तर पश्चिम वाले एरिया में। ठीक है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पूछा जाता है, क्यूरिंग कहते हैं। ठीक है। चाय चीनी मूल का पौधा है। भारत में इसका रोपण अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं, वाइट गोल्ड भी कहते हैं। पोषक तत्वों में बढ़ोतरी की दृष्टि से 2018 में परभानी शक्ति नामक देश का पहला जैव संवर्धित ज्वार बनाया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और 2018 में ना भारत में मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया गया था। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य संगठन ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में भी मनाया है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है भाई 53, ठीक है ना। 53 में हम बात कर रहे थे, रबड़ आपका हो गया था। रबड़ उत्पादन में कौन सा हो जाएगा? केरला। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर हम बात करते हैं तो वो है भाई यहाँ पर केरला। कौन सा हो जाएगा? केरला। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य माना जाता है? तो देखो 54 का ऑप्शन सी केरला यहाँ पर होगा। मसाले सबसे ज़्यादा यहीं पर होते हैं। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? वाइट वाला मैंने बोला था, लेकिन काला मसाला हम किसे बोलते हैं? वाइट गोल्ड। कपास हो गया, लेकिन काला सोना किसे बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। काली मिर्च को भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 57 का प्रथम वर्ष 2020-21 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? सो क्वेश्चन नंबर 58 उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोगों को। जैसे भारत में
कुछ कृषि तकनीक से विधियाँ जुड़ी हुई हैं, जैसे मिश्रित कृषि की बात करते हैं। जब फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का भी काम होता है उसे मिश्रित कहते हैं। बागवानी कृषि, जब व्यापार को ध्यान में रखकर किसी क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार की खेती होती है उसे हम बागानी कहते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, फल, केसर, है ना। चक्रीय रोटेशनल क्रॉपिंग किसे बोलते हैं, तो जो रोटेशनल क्रॉप होती है ना, इसमें भूमि की उर्वरता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार की फसलों को बदल बदल कर चक्रीय क्रम में लगाया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि की बात करते हैं तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रासायनिक उर्वरक और जो कीटनाशक हैं इनके बिना खेती करने को जैविक कृषि कहते हैं। और अल्बर्ट, ठीक है ना, अल्बर्ट हार्वर्ड को आधुनिक कृषि का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं, अल्बर्ट हार्वर्ड। सिक्किम ऐसा पहला राज्य है जो प्रथम जैविक बना है। एक आती है झूम फार्मिंग, झूम कल्टीवेशन, झूम कृषि। तो इस प्रकार की जो खेती होती है जनजातियों के द्वारा होती है, जिसमें जंगलों को जला करके वहाँ पर खेती, मतलब जो खाली की गई जो ज़मीन होती है उस पर खेती की जाती है, और इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अब ना कुछ ऐसे जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, विविधता देखने को मिलती है, तो कृषि में भी अलग अलग जगह कुछ नाम दिए, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो कृषि होती है वो होती है झूम। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोडू, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोडू, पामाडाबी, केमान और बीगा बोलते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं। केरल में पोनम या पोड़म बोलते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीबर या दाहियार, मशान, पेंडा या बीरा या दीपा बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा बत्रा, मणिपुर में पामलू हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुल या कुरावा बोलते हैं। ठीक है, तो इनका आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर पशुपालन की बात करते हैं। देश में पशुओं की गणना सबसे पहले स्टार्ट की गई थी 1919 में। एनिमल हस्बेंड्री की हम बात करें ना, तो एनिमल्स की जो गणना होती है वो 1919 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हर 5 वर्ष में गणना की जाती है। पशुपालन से जो प्राप्त आंकड़े, जो डाटा होता है, उनका यूज़ नीति निर्माण, नियोजन और अनुसंधान कार्यों में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं, इनको आपने ध्यान रखना है ना। रेशम के कुछ प्रकार पूछे जाते हैं। टसर रेशम में सबसे शीर्ष उत्पादक राज्य झारखंड है। इरी रेशम में असम है। मूंगा रेशम में असम है। सहतूत रेशम में कर्नाटका है। मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में केवल भारत में होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। असम इसका शीर्ष के उत्पादक राज्य है मूंगा रेशम का। प्राकृतिक रेशम उत्पादन के शीर्ष 4 राज्यों में कर्नाटका, आंध्र और असम और बोडोलैंड, पश्चिम बंगाल आता है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में है। इसी ने विश्व में पहली भैंस क्लोन गरिमा बनाने में सफलता भी प्राप्त की थी, है ना। और इसके अलावा गोट बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं। विश्व में बकरियों की संख्या की दृष्टि से प्रथम और द्वितीय में प्रथम आता है भारत, दूसरे नंबर पर आता है चाइना। ठीक है, तो जमुनापरी नस्ल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी आपको मिलती है। मुर्गी की नस्ल में लेग हॉर्न सबसे ज़्यादा अंडे देती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चंस थे। आई होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंडियन ज्योग्राफी हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, तो अभी हम लोगों का चैप्टर काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां या 6वां चैप्टर होगा आप लोगों का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।